नमस्कार दोस्तों, विद्याशक्ति एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं मानव श्वसन तंत्र के बारे में, अर्थात मानव में श्वसन की प्रक्रिया है वो किस प्रकार से होती है इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। और जब हमने इस लेसन की शुरुआत की थी तो अध्याय की रूपरेखा मैंने आपको बताई थी, और इस अध्याय की रूपरेखा में मैंने बताया था कि हम इस अध्याय को या इस चैप्टर को 5 पॉइंटों में पढ़ेंगे। कितने पॉइंटों में? 5 पॉइंटों में पढ़ेंगे। एक मैंने आपको बताया था श्वसन की परिभाषाएं कौन कौन सी होती है, श्वसन की परिभाषाओं के बारे में। इसके अलावा दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा श्वसन के प्रकार। दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा? श्वसन के प्रकार। तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट ये भी हमने पढ़ लिया है, ठीक है। उसके बाद में हमने पढ़ा था मानव श्वसन अंग एवं श्वसन तंत्र के बारे में, ठीक है। 3 पॉइंट हम पढ़ चुके हैं और अब 2 पॉइंट शेष बचे हैं। एक तो है आपके मानव में श्वसन की क्रियाविधि, मतलब श्वसन की क्रियाविधि कैसे होती है, और एक है श्वसन संबंधी रोग, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे मानव श्वसन की क्रियाविधि या श्वसन की क्रियाविधि के बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो श्वसन की क्रियाविधि की अपन बात करें, क्रियाविधि का मतलब ये होता है कि मनुष्य में श्वसन की प्रक्रिया होती कैसे है। भाई, हम श्वास लेते हैं तो हम किस प्रकार से श्वास अंदर ग्रहण करते हैं और किस प्रकार से हम श्वास बाहर छोड़ते हैं, ठीक है। जब हम श्वास लेते हैं तो फेफड़े किस प्रकार से गति करते हैं। जैसे देखो, हम श्वास लेते हैं, श्वास ले रहे हैं तो फेफड़े ऊपर की ओर गति करते हैं, ठीक है। और जब श्वास छोड़ते हैं तो फेफड़े नीचे की ओर गति करते हैं। तो श्वास अंदर लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, श्वास बाहर छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। इस प्रक्रिया में जो फेफड़ों की जो ये गति होती है, ये गति किसकी वजह से होती है, तो यही क्रियाविधि है, ठीक है। वायु अंदर कैसे प्रवेश करती है और कैसे वायु है वो बाहर निकलती है, तो यही श्वसन की क्रियाविधि है। और इसी क्रियाविधि के बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। श्वसन की क्रियाविधि की यदि अपन बात करें तो मानव में जो श्वसन की क्रियाविधि होती है उसको 2 भागों में बांटा गया है ना। मतलब श्वसन की जो क्रियाविधि होती है वो 2 चरणों में पूर्ण होती है, 2 स्टेप में पूर्ण होती है। पहला स्टेप या पहला चरण होता है आपके निःश्वसन, या जिसको अपन कहते हैं अंत्य श्वसन। निःश्वसन या अंत्य श्वसन, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं इंस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? इंस्पिरेशन, ठीक है। और दूसरा जो चरण है वो है आपके उच्चवसन का। दूसरा चरण क्या है? दूसरा चरण है उच्चवसन का, है ना, एक्सपिरेशन। क्या हो जाएगा? एक्सपिरेशन। निःश्वसन में क्या किया जाता है? निःश्वसन में हम ऑक्सीजन युक्त वायु को ग्रहण करते हैं, मतलब श्वास अंदर लेने की प्रक्रिया। ऑक्सीजन युक्त वायु को ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या कहते हैं? उसको निःश्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको निःश्वसन कहते हैं। और ऑक्सीजन CO2 युक्त वायु को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है उसको उच्चवसन कहते हैं। उसको क्या कहता है? उच्चवसन। तो ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन युक्त वायु को अंदर ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इंस्पिरेशन। क्या कहलाएगी? इंस्पिरेशन। इंडियन अंदर, है ना। अरे ऐसा ट्रिक से भी अपन याद रख सकते हैं। इंडियन अंदर निःश्वसन, या जिसको बोलते हैं अंत्य श्वसन, अंत्य का मतलब अंदर लेना। और दूसरी प्रक्रिया जिसमें CO2 युक्त वायु को अपन बाहर छोड़ते हैं उसको बोलते हैं अपन एक्सपिरेशन। क्या बोलते हैं? एक्सपिरेशन। एक्स, है ना, एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है उत्सर्जन होता है ना, तो वैसे एक्स का मतलब बाहर निकलना, है ना। ऐसे याद रख लो ट्रिक से। इन यानी अंदर, एक्स यानी बाहर, है ना, आउट, ठीक है। तो CO2 युक्त वायु है वो बाहर निकाली जाती है। तो इन दोनों प्रक्रियाओं को विथ डायग्राम हम पढ़ेंगे, है ना, डायग्राम के साथ अपन पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले चरण की। पहला चरण है निःश्वसन या अंत्य श्वसन। तो निःश्वसन या अंत्य श्वसन में क्या होता है इसको अपन देखते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं निःश्वसन या अंत्य श्वसन के बारे में, इंस्पिरेशन के बारे में। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है, इस प्रक्रिया का देखो डायग्राम वहां पर दिया गया है, ठीक है। तो उस डायग्राम के अकॉर्डिंग अपने को सारी चीजें समझनी है। बिल्कुल श्वास अंदर किस प्रकार से ली जाती है यह प्रक्रिया अपने को बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगी, ठीक है। 2 या 3 बातों को अपने को ध्यान में रखना है। तो स्टार्ट करें। देखो, सबसे पहले क्या है कि O2 युक्त वायु को अंदर लेने की प्रक्रिया को ही निःश्वसन कहते हैं। आगे बात सुन, मतलब श्वास अंदर लेना, श्वास अंदर लेने की प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं? निःश्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? निःश्वसन कहते हैं। आगे देखो, यह एक सक्रिय प्रावस्था है। ध्यान रखना, कैसी प्रावस्था है? सक्रिय प्रावस्था। सक्रिय प्रावस्था का मतलब क्या हुआ? सक्रिय प्रावस्था का मतलब ये हुआ कि इसमें हमारी जो पेशियां होती है वो गति करती है।
पेशियां अपनी ऊर्जा खर्च करके गति करती है और फेफड़ों के आयतन में वृद्धि करती है। तो मतलब पेशियां सक्रिय रहती है तो शरीर को अपनी ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है ना, इसलिए ये सक्रिय प्रावस्था है। क्या है? सक्रिय प्रावस्था है। ठीक है, जो ध्यान, निष्क्रिय प्रावस्था के अंदर कभी ऊर्जा खर्च नहीं होती है। ठीक है, तो सक्रिय प्रावस्था तो पेशियों को अपनी ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। तो ये एक सक्रिय प्रावस्था है जो डायाफ्राम को क्या बोलते हैं? तनुपट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तनुपट बोलते हैं। यह डायग्राम में देखो नीचे डायफ्राम दिया हुआ है ना, डायग्राम नीचे गति करता हुआ दर्शाया गया है। ठीक है, एक गुंबद के आकार की संरचना है, गुंबद का ऐसे राउंडेड है ना, यहाँ देखो ऐसे राउंडेड जो संरचना है ये, तो ये क्या हो गया? ये आपके डायफ्राम हो गया। आगे देखो, हाँ, तो डायफ्राम या तनुपट एवं है बाह्य अंतरापरशुक पेशियां। ये पेशियां क्या होती है? इसको ध्यान से देखो, ये पेशियां अपनी पंसलियों से जुड़ी रहती है। किससे? अपनी जो पंसली होती है, पिछली वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो फेफड़े होते हैं, फेफड़े पंसली पिंजर में सुरक्षित रहते हैं। हड्डियों का जो ढांचा होता है उसके अंदर सुरक्षित रहता है। बाहरियां क्या है? बाहरियां पंसली है, पंसलियों का एक ढांचा बना हुआ है खोखला, उसके अंदर हमारे फेफड़े होते हैं। आई बात सुन? तो उन पंसलियों से जुड़ी हुई जो पेशियां होती है वो पेशियां कहलाती है बाह्य अंतरापरशुक पेशियां। ध्यान रखना, हमारे शरीर की किसी भी हड्डी में, किसी भी अस्थि में गति होती है तो वो पेशियों के कारण होती है। पेशियां ही हड्डियों को गतिशील बनाती है। जिन जिन हड्डियों में, हड्डियों का मतलब अस्थि, जिन जिन अस्थियों में गति होती है तो उन अस्थियों से कंकाल पेशियां या ऐच्छिक पेशियां जुड़ी रहती है। कौन सी पेशियां? ऐच्छिक पेशियां हैं, वो जुड़ी रहती है। कुछ हद तक अनैच्छिक पेशियां भी जुड़ी रहती है, तो वो गति करवाती है। ठीक है, उन अंगों को। तो पंसलियों से जुड़ी हुई पेशियों का नाम क्या है? बाह्य अंतरापरशुक पेशियां। डायग्राम में देख लो। ठीक है, बाह्य अंतरापरशुक पेशियां। पेशियों के संकुंचन से क्या होता है? डायफ्राम में और अंतरापरशुक पेशियों में संकुंचन से ये प्रक्रिया वो प्रारंभ होती है। मतलब निःशोषण या अंत्यशोषण की जो प्रक्रिया है वो आपके पंसलियों में, अंतरापरशुक पेशियां और डायफ्राम में क्या? संकुंचन से ये प्रक्रिया प्रारंभ होती है। जब इनमें संकुंचन होता है तो पंसलियां तो ऊपर की ओर गति करती है। पंसलियां, जैसे देखो अपन श्वास ले रहे हैं तो ये जो फेफड़े है ये ऊपर की ओर आ रहे हैं, पंसलियां ऊपर की ओर गति करती है। और डायफ्राम कहां जाता है? डायफ्राम नीचे जाता है। डायफ्राम नीचे जाता है तो वक्ष गुहा के आयतन में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। ठीक है, और आप एक गुब्बारा है, एक गुब्बारे को पकड़ के ऐसे खींचो, नीचे से और खींचो, नीचे से ही खींच रहे हो और ऊपर से ही खींच रहे हो, तो उसका आयतन क्या होगा? आयतन बढ़ेगा। और दबाओगे तो क्या होगा? आयतन क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। भाई एक गुब्बारा ले लो हवा से भरा हुआ, अब उसको आप दबाओगे तो क्या होगा? दबाओगे तो आयतन कम हो जाएगा। ये प्रोसेस तो होगा अपने उच्च वसन में, देखेंगे आगे। और जब नीचे से भी आप खींच रहे हो और ऊपर से भी खींच रहे हो तो क्या होगा? आयतन में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो वही प्रक्रिया यहां होती है। डायफ्राम और बाह्य अंतरापरशुक पेशियों में संकुंचन प्रारंभ होता है। अब इस संकुंचन से क्या होता है? इस प्रक्रिया में, है ना, जो डायफ्राम और अंतरापरशुक पेशियों में जो संकुंचन होता है, इस प्रक्रिया में पंसलियां एवं उरोस्थि का मतलब स्टर्नम बताया था मैंने, आगे यहाँ हड्डी होती है ना, ये चीज मैंने आपको पहले बता दी है। ठीक है, पिछली वाली क्लास में, कि यहां से लेकर, गले से लेकर यहाँ पेट तक एक हड्डी है, जिसको उरोस्थि या स्टर्नम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टर्नम। उसको डायग्राम विथ समझाया था पिछली क्लास में, है ना, विथ डायग्राम के साथ। आगे देखो, तो इस प्रक्रिया में पंसलियां एवं उरोस्थि ऊपर की ओर, कहां? ऊपर की ओर, तथा डायफ्राम है वो नीचे का मतलब उधर गुहा की ओर, पेट की ओर नीचे गति करेगा। देखो डायग्राम के अंदर वो नीचे की तरफ, डायफ्राम है वो नीचे की तरफ गति करा और पंसलियों की गति को ऊपर की ओर बढ़ाएगा, ऊपर उड़ती है ऐसे। जब श्वास लेते हैं तो अपना सीना ऊपर आता है, ऊपर आने का मतलब वो पंसलियां ऊपर आ रही है, जबकि उस स्थिति में डायफ्राम नीचे जाता है। और ये जो प्रक्रिया दोनों में संकुंचन से होती है ना, अंतरापरशुक पेशियों में भी संकुंचन होता है जिससे पंसलियां ऊपर की ओर गति करती है, ऊपर की ओर गति करेगी, और डायफ्राम नीचे की ओर संकुचित होता है जिससे ये नीचे की ओर जाता है। ठीक है, गति करता है की ओर गति करता है। डायफ्राम गुंबदाकार से चपटा हो जाता है, सीधा हो जाएगा, बिल्कुल फ्लैट। कैसा हो जाएगा? डायफ्राम सीधा हो जाएगा। तो ध्यान रखना, यह सवाल कई बार पूछा गया है कि निःशोषण की प्रक्रिया में डायफ्राम की आकृति बदलती है, गुंबदाकार से कैसे हो जाती है? चपटा हो जाता है, वो फ्लैट हो जाता है। पहला कैसा रहता है? पहला देखो इस डायग्राम ऊपर ऐसे राउंडेड है, ऐसे ऊपर है, अब वो नीचे जाएगा तो बिल्कुल ऐसा फ्लैट हो जाएगा। मतलब इस प्रकार राउंडेड है, नीचे गति करेगा तो बिल्कुल ऐसे लगभग सीधा सा हो जाएगा।
लगभग क्या हो जाएगा, सीधा सा हो जाएगा। तो गुंबदाकार से कैसा हो जाएगा, डायफ्राम, और नीचे नीचे उसको खींचा जाएगा तो सीधा ही होगा वो। ठीक है, आगे इस प्रक्रिया से, अब इस प्रक्रिया से होता है क्या, इस प्रक्रिया से वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। वक्ष गुहा के आयतन में क्या हो जाती है, वृद्धि। वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है, परिणाम स्वरूप फेफड़ों के आयतन में भी क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। परिणाम स्वरूप फेफड़ों के आयतन में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। मतलब वक्ष गुहा अलग चीज है, ध्यान रखना, वक्ष गुहा अलग चीज होती है, फेफड़े अलग चीज होती है। फेफड़े किसमें सुरक्षित रहता है, सॉरी हाँ फेफड़े किसमें सुरक्षित रहता है, फेफड़े सुरक्षित रहता है हड्डियों का जो ढांचा होता है उसमें। तो फेफड़े और उस हड्डियों के ढांचे में क्या होता है, अंतर होता है ना, जगह रहती है, क्या होती है, जगह रहती है। ठीक है, तो उस जगह को क्या बोलते हैं, वक्ष गुहा बोलते हैं। उस जगह को क्या बोलता है, वक्ष गुहा। तो वक्ष गुहा के आयतन में वृद्धि होती है, उसके परिणाम स्वरूप फेफड़ों के आयतन में भी क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। क्योंकि फेफड़े और जो वक्ष गुहा है उस दोनों के आयतन में वृद्धि होती है, क्योंकि पंसलियां ऊपर की ओर गति करती है, तो फेफड़ों के साथ साथ वक्ष गुहा के साथ साथ फेफड़ों के आयतन में भी वृद्धि होती है। अब इस वृद्धि से दोनों में वृद्धि, वक्ष गुहा के आयतन में भी वृद्धि होती है और फेफड़ों के आयतन में भी वृद्धि होती है। ध्यान रखना, ये सवाल कई बार आता है कि निःशोषण की प्रक्रिया में वक्ष गुहा का आयतन बढ़ता है कि घटता है, या आपके फेफड़ों का आयतन बढ़ता है या घटता है। तो ध्यान रखना, दोनों के आयतन में क्या होती है, वृद्धि होती है। दोनों के आयतन में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। अब इससे क्या होता है, आगे देखें, इसके कारण फेफड़ों का वायु दाब वायुमंडल की तुलना में घट जाता है ना। जब आयतन में वृद्धि होती है, फेफड़ों के आयतन में वृद्धि होती है, तो पहले की तुलना में जो फेफड़ों का जो वायु दाब है वो घट जाता है। किसकी तुलना में, वायुमंडलीय दाब की तुलना में। अब कैसे घटा भाई, पहले मान लिया कि इतना सा फेफड़ा है, अब उसके अंदर कितनी वायु है, वो उतनी की उतनी है। अब उसका आकार बढ़ रहा है, तो उतनी की उतनी ही वायु ज्यादा आयतन में है। किसमें है, ज्यादा जगह में। पहले इतना फेफड़ा गति की है ना, तो गति के कारण, पंसली और डायफ्राम की गति के कारण फेफड़ा इतना बड़ा हो गया। तो पहले तो जो वायु है वो इतने से आयतन में थी, अब वायु इतने आयतन में, तो वायु के द्वारा लगने वाला दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वायु दाब क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ध्यान रखना है, जब आयतन में वृद्धि होती है तो वायु दाब क्या होता है, घटता है। जब फेफड़ों के आयतन में क्या होती है, वृद्धि होती है, तो आयतन क्या होगा, घटेगा। क्योंकि पहले जितने आयतन में वायु थी, अब वो ज्यादा आयतन में, तो वायु के द्वारा लगने वाला जो दाब है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। किसकी तुलना में, वायुमंडल की तुलना में। किसकी तुलना में, वायुमंडल की तुलना में घट जाएगा। तो अब हम जानते हैं वायु जो होती है वो किस ओर से किस ओर जाती है, उच्च दाब से वायु किस ओर जाती है, निम्न वायु दाब की ओर जाती है ना, निम्न दाब की ओर। अरे पवन बहती है, पवन है ना, छोटी क्लास में पढ़ा होगा पवन की दिशा है ना। तो पवन किस दिशा से किस दिशा में चलेगी, है ना, उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र से निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र में चलती है। तो निम्न वायुदाब कहाँ है, फेफड़ों का। फेफड़ों का वायुदाब वायुमंडलीय दाब की तुलना में क्या हो जाएगा, घट जाएगा। परिणाम स्वरूप क्या होगा, परिणाम स्वरूप वायुमंडल से वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है। डायग्राम में ऊपर देखो, ऊपर दर्शाया गया है कि वायु फेफड़ों में अंदर प्रवेश कर रही है। वायु कहाँ, वायु फेफड़ों में अंदर प्रवेश कर रही है। तो यही ध्यान रखना है। तो इसमें मोटे तौर पे आपको तीन बातें ध्यान रखनी है कि जो अंतरापरशुक पेशियां, उरोस्थि और जो डायफ्राम है उसमें संकुंचन होता है। संकुंचन से क्या होगा कि पंसलियां ऊपर की ओर गति करती है और डायफ्राम नीचे की ओर गति करता है। गति करता है तो वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। वक्ष गुहा का आयतन बढ़ेगा तो फेफड़ों का आयतन बढ़ जाएगा। फेफड़ों का आयतन बढ़ेगा तो फेफड़ों के अंदर वायुदाब घट जाएगा। जैसे ही वायुदाब घटेगा, वायुमंडल की तुलना में वायुदाब कम हो जाएगा। वायु है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाएगी। उच्च दाब किसमें, उच्च दाब है वायुमंडल में। उच्च दाब कहाँ है, वायुमंडल में। और निम्न वायुदाब कहाँ है, फेफड़ों में। तो कहने का मतलब वायुमंडल से वायु किसमें जाएगी, फेफड़ों में प्रवेश कर जाएगी। यही है इंस्पिरेशन की प्रक्रिया या निःशोषण या अंतःशोषण। अब अपन देखते हैं उच्चवसन के बारे में। किसके बारे में, उच्चवसन के बारे में देखते हैं। तो उच्चवसन की प्रक्रिया में क्या होता है, तो उच्चवसन या एक्सप्रेशन क्या होती है इसके बारे में अपन देखते हैं, है ना। एक्सप्रेशन या उच्चवसन, भाई इंस्पिरेशन में क्या करता है, अपन श्वास लेते हैं। तो एक्सप्रेशन या उच्चवसन में क्या करता है, श्वास बाहर छोड़ते हैं।
मतलब पहले वाली प्रक्रिया की क्या जस्ट अपोजिट है ना, जस्ट उल्टी प्रक्रिया, रिवर्स अभिक्रिया है। तो इसमें सारी जो प्रोसेस होती है वो रिवर्स होती है। देख लो भले डायग्राम के अंदर देखो, डायग्राम में आप देखोगे तो डायफ्राम है वो ऊपर की ओर गति कर रहा है, डायफ्राम का ऊपर की ओर गति कर रहा है, ठीक है। पंसलियां अपने भार के कारण नीचे की ओर गति कर रही है ना, तो ये पंसलियां नीचे की ओर गति करेगी और डायफ्राम जो है वो ऊपर की ओर वापस वक्ष गुहा में जाएगा। तो क्या होगा, फेफड़ों का आयतन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। पहले की तुलना में क्या हो जाएगा, फेफड़ों का आयतन घट जाएगा। फेफड़ों के आयतन में कमी के कारण पहले की तुलना में फेफड़ों में वायु दाब वायुमंडलीय दाब की तुलना में क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। अधिक होगा तो वायु अधिक दाब से निम्न दाब की ओर जाएगी, मतलब फेफड़ों से बाहर निकल जाएगी, वायुमंडल में चली जाएगी। इस प्रक्रिया को अपन उच्च वसन बोलते हैं। तो देखें इसको डिटेल से, देखो एक लाइन टू लाइन पढ़ता है और डायग्राम में समझता है, ठीक है। देखो तो उच्च वसन या एक्सप्रेशन क्या होती है, CO2 युक्त वायु को, CO2 युक्त वायु को बाहर निकालने की प्रक्रिया को उच्च वसन कहते हैं। क्या कहता है, उच्च वसन कहते हैं। भाई हम श्वास में कौन सी गैस छोड़ते हैं, CO2, लेते हैं कौन सी, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन युक्त वायु को ग्रहण करना तो निःश्वसन हो गया, है ना, और CO2 युक्त वायु को बाहर निकालना क्या हो गया, उच्च वसन हो गया। क्या हो गया, उच्च वसन हो गया। आगे विश्राम अवस्था में यह निष्क्रिय प्रावस्था है। कैसी प्रावस्था है, निष्क्रिय प्रावस्था है, ध्यान रखना। विश्राम अवस्था में, विश्राम अवस्था में यह निष्क्रिय प्रावस्था होती है, जबकि इंस्पिरेशन जो होती है, निःश्वसन की प्रक्रिया, वो सक्रिय प्रावस्था है। कैसी प्रावस्था है, सक्रिय प्रावस्था होती है। विश्राम अवस्था में भी वो सक्रिय अवस्था ही रहेगी, क्योंकि श्वास लेने के लिए पेशियों को गति करनी ही करनी पड़ेगी, है ना। श्वास लेने के लिए पेशियों को अपनी ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, इसलिए वो सक्रिय प्रक्रिया होती है। लेकिन इस प्रक्रिया में क्या होती है, पेशियां शिथिल हो जाती है। पेशियां क्या हो जाती है, पेशियां शिथिल हो जाती है, और जो पेशियों के शिथिलन की वजह से जो पंसलियां वो अपने भार के कारण नीचे जाती है। किसके कारण, अपने वेट के कारण, अपने वेट के कारण, वजन के कारण वो नीचे जाती है। इसलिए नीचे जाने में कोई ऊर्जा खर्च करनी नहीं पड़ती है, नीचे जाने में कोई ऊर्जा उसको खर्च नहीं करनी पड़ती है। अरे जैसे मान लिया कोई पत्थर है, पत्थर को अपन छोड़ेंगे, है ना, पहले अपन उसको उठाएंगे तो अपनों को पेश ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। अब वापस जमीन पे डालने के लिए ऐसे कोई पुश थोड़ी करेंगे, पुश नहीं करेंगे ना, वापस छोड़ दो, यहाँ लाके छोड़ दो, वो गुरुत्वाकर्षण के कारण ऑटोमेटिक नीचे जाएगा। तो अपने को वहाँ किसी पत्थर को जमीन से ऊपर उठाने में अपने को ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, लेकिन वापस जमीन पर गिराने के लिए ऊर्जा थोड़ी खर्च करनी है, छोड़ दो, छोड़ते हुए गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे चला जाएगा। बस वही प्रोसेस यहाँ है, पंसली अपने वजन के कारण नीचे जाती है, तो ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए ये निष्क्रिय प्रावस्था होती है विश्राम अवस्था में, नॉर्मल अवस्था में। लेकिन जबरदस्त आपको श्वास छोड़ना है, जैसे मान लिया मैं श्वास लेता हूं, श्वास ले ली, फिर श्वास छोड़ना। अब श्वास छोड़ने के बाद में और आपको कहे कि और श्वास छोड़ो, तो आपको क्या लगाना, बल लगाना पड़ेगा। जैसे मैं पहले श्वास ले रहा हूं, अब छोड़ रहा हूं, अब मुझे और कहा जाएगा और श्वास छोड़ो, तो मुझे ऐसे जबरदस्ती श्वास छोड़ना पड़ेगा। तो जबरदस्ती श्वास छोड़ना पड़ेगा, तब ऊर्जा खर्च होती है, इसलिए यहां वर्ड लिखा है विश्राम अवस्था में। विश्राम अवस्था में निष्क्रिय प्रावस्था होती है। आगे देखो, यह प्रक्रिया बाह्य अंतरापर्शुक पेशियों से, बाह्य अंतरापर्शुक पेशियां किसी से जुड़ी रहती है, अपनी पंसलियों से, अपनी पंसलियों से जुड़ी रहती है, उसको गति करवाती है, स्टर्नम और पंसलियों से जुड़ी रहती है। तो बाह्य अंतरापर्शुक पेशियों एवं डायफ्राम में शिथिलन की प्रक्रिया होती है, मतलब ये नॉर्मल अवस्था में आता है पुनः। पहले वाली प्रक्रिया में क्या हो रहा था, संकुचन हो रहा था, अब इस प्रक्रिया में क्या होता है, शिथिलन होता है। शिथिलन से प्रारंभ होती है ये प्रक्रिया। अब इस प्रक्रिया में होता क्या, शिथिलन होने से बाह्य अंतरापर्शुक पेशियों और डायफ्राम में क्या होगा, शिथिलन होगा। शिथिलन होने से होगा क्या होगा, तो इस प्रक्रिया में देखो, नंबर 1 पंसलियां एवं उरोस्थि, उरोस्थि का मतलब स्टर्नम, बताया था मैंने, आगे वाली जो हड्डी है यहां से लगा के यहां तक की हड्डी, पंसलियां और स्टर्नम अपने भार के कारण, किसके कारण, अपने भार के कारण नीचे आ जाती है, अपने वेट के कारण नीचे जाएगी, है ना, नीचे जाएगी। तथा डायफ्राम वक्ष गुहा में पुनः ऊपर की ओर गति करता है, अपनी पूर्व स्थिति में आता है। देख लो डायग्राम में, डायफ्राम को तीर के निशान के द्वारा बताया गया कि वो ऊपर की ओर गति कर रहा है, तीर के निशान लगाए गए ना डायग्राम में, मतलब डायफ्राम में वो ऊपर की ओर गति कर रहा है और पंसलियां नीचे की ओर गति कर रही है।
तो फेफड़ों का आयतन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, वक्ष गुहा का आयतन घट जाएगा, है ना। गति करता है मतलब पुनः वो क्या हो जाएगा, गुबद्धाकार। पुनः डायफ्राम कैसे हो जाएगा, गुबद्धाकार। परिणाम स्वरूप है वक्ष गुहा का आयतन घट जाएगा। वक्ष गुहा का आयतन घटेगा तो फेफड़ों का आयतन घटेगा, फेफड़ों का आयतन घटेगा तो फेफड़ों का आयतन पहले की तुलना में वायुदाब पहले की तुलना में बढ़ जाएगा तो वायु उच्च दाब से निम्न दाब का वायुमंडल में, तो फेफड़ों की वायु वायुमंडल में चली जाएगी, CO2 है वो चली जाएगी, ये प्रक्रिया है। आई बात। तो यहां ध्यान रखना आपको, इस प्रोसेस में बाह्य अंतरापृष्ठ पेशियां और डायफ्राम में कौन सी प्रक्रिया होती है, शीतलन। और पंसलियां और उरोस्थि किस ओर गति करती है, नीचे की ओर, और डायफ्राम ऊपर की ओर गति करता है, डायफ्राम ऊपर की ओर गति करता है। परिणाम स्वरूप वक्ष गुहा का आयतन है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। आगे अपन देखें, परिणाम स्वरूप फेफड़ों के आयतन में क्या हो जाएगी, कमी हो जाती है। इसके कारण फेफड़ों का वायु दाब है वो वायुमंडलीय दाब की तुलना में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आगे बात सुन, मतलब आयतन में कमी के कारण, फेफड़ों के आयतन में कमी के कारण फेफड़ों में CO2 युक्त वायु का दाब है वो बढ़ जाता है ना। वायु का दाब बढ़ने के कारण आपको पता ही है, वायु उच्च दाब से निम्न वायु दाब की ओर जाती है ना। उच्च दाब वाले क्षेत्र से वायु किस ओर जाती है, निम्न वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर जाती है, ध्यान रखना, है ना। जो हवाएं चलती है ना गर्मियों में सर्दियों में, वो इसी वजह से चलती है। गर्मियों में दिशा क्या होगी, सर्दियों में दिशा क्या होगी, है ना। तो वो वायु दाब के कारण ही होता है। तो उच्च वायु दाब कहाँ है, उच्च वायु दाब कहाँ है, फेफड़ों के अंदर है। उच्च वायु दाब कहाँ है, फेफड़ों में है। और निम्न वायु दाब कहाँ है, निम्न वायु दाब वायुमंडल में है ना, वायुमंडल में है। तो वायुमंडल, फेफड़ों से वायु है वो कहाँ चली जाएगी, वायुमंडल में चली जाएगी, मतलब CO2 युक्त जो वायु है, परिणाम स्वरूप फेफड़ों से वायु है वो बाहर निकल जाती है। आगे बात समझ में, फेफड़ों से वायु बाहर निकल जाएगी। तो ये है आपके उच्च वसन की प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया, उच्च वसन या एक्सप्रेशन की प्रक्रिया। तो इस प्रकार श्वसन की प्रक्रिया को दो भागों में बांटता है। एक तो श्वास अंदर लेने की प्रक्रिया निःश्वसन या अंत्य श्वसन, अंग्रेजी में बोलते हैं इंस्पिरेशन, और दूसरी प्रक्रिया आपके CO2 युक्त वायु को बाहर छोड़ने की प्रक्रिया, जिसको उच्च वसन बोलते हैं या एक्सप्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो ये दो चरण होते हैं श्वसन की क्रियाविधि के। तो इस क्लास में आज इतना ही पढ़ेंगे। यदि ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस करना है, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको हाथों हाथ मिल जाए। इसके अतिरिक्त आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हो। तो उसका जो लिंक है वो चैनल पेज पे जाना है और वहाँ आपको प्लेलिस्ट मिलेगी केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स की। उसके पास में एक ऑप्शन दिया हुआ अबाउट का, तो अबाउट वाले सेक्शन में वो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हो। उसका फ़ायदा ये है कि इन क्लासों के अतिरिक्त हर रोज मैं उस पर क्विज डालता हूँ, है ना। जीके से संबंधित, विज्ञान से संबंधित, ठीक है, और भी रीजनिंग वगैरह है, ठीक है। तो थोड़े थोड़े प्रश्न रोज डालता हूं। पुराने प्रश्न जो आए हुए हैं हर टाइप के अकॉर्डिंग, है ना। ऐसा नहीं कि एक टाइप के 10 प्रश्न डाल दिए, है ना। जैसे एक टाइप का एक सवाल डाल दिया तो उससे आपको गणित में या रीजनिंग में 5 टाइप है तो वो उसको समझने में सहायता मिलेगी। ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा, शॉर्ट में ही सारा सिलेबस हो जाएगा। तो वहाँ पे क्विज भी डालता हूँ और भी एग्जाम से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन है वो भी वहाँ समय समय पे अपडेट कर दी जाती है। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें, ठीक है। तो उसके लिए आप लिंक भी दे रखा, नहीं तो टेलीग्राम में जाके आप विद्याशक्ति एजुकेशन से सर्च कर लेना, वहाँ आपको मिल जाएगा, ठीक है। और यदि और भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हो कि सर टेलीग्राम का लिंक नहीं मिला या जुड़ नहीं पा रहे, तो कोई तकनीक होगी तो मैं उसके बारे में आपको और बता दूंगा कि भैया आप ऐसे जुड़ सकते हैं। तो फिलहाल इस क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। अगली क्लास में एक नए पॉइंट के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।